नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के ऑडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कानून और दंड। कानून और दंड एक दूसरे के पूरक हैं। सामान्य तौर पर व्यक्ति के द्वारा कानून का पालन किया जाता है, परंतु कभी-कभी व्यक्ति के द्वारा निजी हित में कानून का उल्लंघन कर दिया जाता है। कानून का उल्लंघन करने पर ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाना आवश्यक है, परंतु दंड को अपराध के अनुपात में होना चाहिए और आधार तर्क संगत हो और दंड देते समय न्याय की संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। राजनीति विज्ञान में दंड के अनेक सिद्धांतों का प्रचलन होता रहा है। महत्वपूर्ण सिद्धांतों की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले नाम आता है दंड का प्रतिशोधात्मक सिद्धांत। यह सिद्धांत बदले की भावना पर आधारित है। इसे आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह दंड का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, सामान्यतः तब जबकि समाज का स्वरूप अराजकता पूर्ण था। यह हम्बुराबी की विधि संहिता पर आधारित है। दंड का यह सिद्धांत कठोर है, यह औचित्यपूर्ण नहीं है, यह केवल बर्बर समाज पर ही लागू किया जा सकता है, आधुनिक सभ्य समाज पर नहीं हो सकता, क्योंकि दंड का उद्देश्य सामाजिक सुधार करना होता है। इसमें केवल बदले को ही आधार बनाया गया है। दंड का दूसरा सिद्धांत निवारक सिद्धांत है, जिसका सामान्य अर्थ होता है समाज में होने वाले अपराध को रोक देना। दंड ऐसा दिया जाए कि उसे देखकर कोई अन्य व्यक्ति ऐसा अपराध करने का साहस न कर सके। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि दंड सार्वजनिक रूप से चौराहों पर दिया जाना चाहिए, परंतु दंड का यह सिद्धांत भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि इनके द्वारा ऐसे अपराध को रोकने का प्रयत्न किया जाता है जो अपराध अभी तक हुआ ही नहीं है। दंड का तीसरा सिद्धांत है सुधारात्मक सिद्धांत। दंड का यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि अपराध एक रोग के समान है और अपराधी एक रोगी है, जिसका समुचित इलाज करके अपराध को कम किया जा सकता है। दंड का यह सिद्धांत जेल को सुधार गृह के रूप में स्थापित करना चाहता है। महात्मा गांधी ने इसका समर्थन करते हुए कहा था कि अपराध से घृणा करो, न कि अपराधी से। वहीं टी.एच. ग्रीन और बेंथम के द्वारा मृत्यु दंड को समाप्त करने का समर्थन किया गया। न्याय जस्टिस का हिंदी रूपांतरण है, जो लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ जोड़ना या बांधना होता है। यदि स्वतंत्रता और समानता का आपस में मिश्रण कर दिया जाता है, तब न्याय की स्थापना होती है। रूसो ने कहा, न्याय स्वतंत्रता और समानता का मिश्रण है। न्याय व्यक्ति को समाज के साथ जोड़ता है। न्याय का मूल तत्व निष्पक्षता है, इसलिए यह सामाजिक हितों पर आधारित है। न्याय प्राचीन अवधारणा है, जबकि अलग अलग समय में न्याय का अलग अलग रूप देखा गया। जैसे प्राचीन यूनान नैतिकता के अर्थ में न्याय को समझते थे, मध्यकाल में न्याय को पाप और पुण्य के संदर्भ में देखा गया और आधुनिक काल में न्याय का आशय कानूनी अर्थ में लिया जाता है। इसीलिए न्याय को संविधान, संसद और न्यायालय के अर्थ में देखते हैं। प्राचीन यूनान में न्याय को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। यहाँ पर सिफालस ने कहा, सत्य बोलना और दूसरे के कर्ज को चुकता कर देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार को करना ही न्याय कहलाता है। जबकि थ्रेसीमेकस ने कहा, न्याय की अपेक्षा अन्याय अच्छा होता है, क्योंकि न्याय शक्तिशालियों का हित होता है। ग्लाकन के अनुसार अगर न्याय की परिभाषा देखें तो ग्लाकन ने कहा, न्याय भय की संतान है अथवा न्याय एक कृत्रिम वस्तु है। प्लेटो के द्वारा कहा गया, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निश्चित स्थान पर निश्चित कार्यों को करना और किसी अन्य के कार्य में कोई हस्तक्षेप न करना ही न्याय कहलाता है। प्लेटो का न्याय सिद्धांत कर्तव्य मूलक है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों के आधार पर निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे। अरस्तु के द्वारा न्याय को सद्गुण की अभिव्यक्ति बतलाया गया और अरस्तु
राजनीति विज्ञान का पहला ऐसा विचारक है जिसके द्वारा आनुपातिक समानता के आधार पर वितरणात्मक न्याय का प्रतिपादन किया गया। मध्यकाल में संत अगस्टाइन के द्वारा कहा गया कि जिस राज्य में न्याय नहीं होता वह राज्य डाकुओं का झुंड बन जाता है, और इसी आधार पर अगस्टाइन ने कहा है कि न्याय केवल ईश्वरीय राज्य में ही पाया जाता है। आधुनिक काल में पूंजीवादी विचारधारा के अंतर्गत राजनीतिक और कानूनी न्याय की संकल्पना का विकास हुआ। यहाँ जॉन लॉक के अनुसार कहा गया कि जब राज्य जन सहमति पर आधारित होता है तभी राज्य में न्याय की स्थापना होती है। वहीं बेंथम कहते हैं कि अधिकतम व्यक्तियों का सुख ही न्याय की मूल कसौटी है। बेंथम के द्वारा कानूनी और सांख्यिकीय न्याय के विचार का प्रतिपादन किया गया है। आदर्शवादी विचारक स्वीकार करते हैं कि राज्य की आज्ञा का पालन करने में न्याय की भावना पाई जाती है। बारकर के अनुसार न्याय वह अंतिम सिद्धांत है जो स्वतंत्रता और समानता तथा इन दोनों के विभिन्न पक्षों के मध्य तालमेल स्थापित करता है। आर्थिक न्याय के सर्वश्रेष्ठ समर्थक फ्रेडरिक एंजल्स हैं, अथवा मार्क्सवादी विचारक आर्थिक न्याय को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हैं। उनका मत है कि आर्थिक न्याय की स्थापना के बिना अन्य किसी भी प्रकार का न्याय स्थापित नहीं हो सकता। आर्थिक न्याय का अर्थ है वर्गीय आय का अंतराल कम करना, सभी की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, धनवान वर्ग के द्वारा निर्धन वर्ग के शोषण को समाप्त करना। व्यक्तिवाद अथवा उदारवाद कानूनी न्याय के समर्थक हैं। सभी को कानून की दृष्टि में समान समानता और सभी को कानून का समान संरक्षण प्रदान करना कानूनी न्याय होता है। इसमें प्रक्रिया को महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इसे प्रक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है। उपयोगितावादी विचारक तात्विक न्याय का समर्थन करते हैं। न्याय की अवधारणा मनुष्य के बाह्य आचरण अथवा व्यवहार पर आधारित है। न्याय के लक्षणों को देखा जाए तो इसके कुछ लक्षण इस प्रकार पाए जाते हैं। यह निष्पक्षता पर आधारित हो, यह स्वतंत्रता और समानता को आपस में जोड़ता हो, न्याय लोक कल्याण की भावना पर आधारित हो, न्याय किसी भी परिस्थिति में भेदभाव करने की अनुमति न प्रदान करता हो। आधुनिक काल में जॉन रॉल्स के द्वारा अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में न्याय के विभिन्नात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया, जो आनुपातिक समानता पर आधारित है। इसे ही वितरणात्मक न्याय भी कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जॉन रॉल्स के द्वारा अरस्तु के न्याय सिद्धांत को आधुनिक काल में पुनर्जीवित कर दिया गया। सामाजिक न्याय वह न्याय होता है जो सभी प्रकार की विषमता जैसे जाति, धर्म, रंग, व्यवसाय और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने का समर्थन करता है। और अब अंत में आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर एक नजर डालते हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। प्राकृतिक अधिकार का समर्थक लॉक को माना जाता है। आर्थिक अधिकार का समर्थक कार्ल मार्क्स को, आर्थिक न्याय का समर्थक एंजल्स को, आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थक एडम स्मिथ को और प्राकृतिक स्वतंत्रता का समर्थक रूसो को माना जाता है। फिलहाल आज के ऑडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम किसी नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।